नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक का चैप्टर 3 कराने वाले हैं, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। और आज हम आपको इस चैप्टर के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं में 3 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, वामपंथी विचारधारा से आप क्या समझते हैं? तो वामपंथी विचारधारा गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और इनको लाभ पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। तो यानी कि जो वामपंथी विचारधारा वाले लोग होते थे, वो क्या थे? वो जो है गरीब और पिछड़े लोगों के, जो यानी कि जो समाज में पिछड़े हुए लोग थे, उनकी तरफदारी करते थे। और ये जो है उनको लाभ पहुंचाने वाली जो सरकार नीतियां बनाती थी, उनका समर्थन करते थे। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, मुंबई प्लान क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? मुंबई प्लान कहें, लेकिन ये है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान या आपका है बॉम्बे प्लान, या फिर आप इसके कहते हैं मुंबई प्लान। तो बॉम्बे प्लान क्या था? तो मुंबई योजना, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है, 1944 में भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा भारत के आर्थिक विकास के लिए प्रस्तावित एक योजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता के बाद भारत में आर्थिक नियोजन और औद्योगिकरण के माध्यम से प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करके लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और एक संतुलित व मजबूत अर्थव्यवस्था स्थापित करना था। यानी कि जो बॉम्बे प्लान था, या बॉम्बे योजना कहें या फिर आप उसे मुंबई प्लान कहें, तो मुंबई योजना या बॉम्बे प्लान क्या था? तो ये जो है 1944 में भारत के जो उद्योगपति हुआ करते थे, उनके द्वारा इनके समूह ने एक आर्थिक विकास के लिए एक प्रस्तावित एक योजना बनाई। इसका मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्रता के बाद भारत में आर्थिक नियोजन और लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय होती है उसको दोगुना करना, ताकि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी बने और अर्थव्यवस्था जो है मजबूत भी रहे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस रोजगार से है? यानी कि जो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो किस रोजगार से है? तो ऑपरेशन फ्लड रोजगार का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, यानी कि दूध के उत्पादन से इसका संबंध है। फिर आता है, पीसी महालनोबिस कौन थे? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे। उन्हें दूसरी पंचवर्षीय योजना के अपने मसौदे के कारण जाना जाता है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नवगठित मंत्रिमंडल के सांख्यिकी सलाहकार बने तथा औद्योगिक उत्पादन की तीव्र बढ़ोतरी के जरिए बेरोजगारी समाप्त करके सरकार के प्रमुख उद्देश्य को पूरा करने के लिए योजना का काखा खींचा, यानी कि खाका खींचा। यानी कि इन्होंने जो है क्या किया कि इन्होंने जो है योजना बनाई। तो इसका मतलब है योजना बनाई थी। तो पीसी महालनोबिस, जिनका पूरा नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इन्होंने जो है ये जो है कौन थे? एक भारतीय प्रसिद्ध के वैज्ञानिक, यानी कि भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। और ये जो है सांख्यिकी विद भी थे, यानी कि गणितज्ञ भी थे। और इन्होंने जो है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी 1956 से लेकर 1961 तक, इस योजना में आप जानते हैं कि औद्योगिकरण पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से लेकर 1956 तक, उसमें जो है कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर क्या थी? आधारित थी, यानी कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर आपसे अगला प्रश्न पूछा जाता है, भारत में नियोजन के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। यानी कि भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था के किन्हीं दो, या नियोजन राजनीति के दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में नियोजन के दो मुख्य उद्देश्य तेजी से आर्थिक विकास करना और सामाजिक न्याय स्थापित करना था, जिसका अर्थ है कि संसाधनों का उपयोग करके देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना और साथ ही गरीबी
तथा बेरोजगारी को कम करके समाज में समानता लाना भी था। यानी कि आप जानते हैं जब भारत देश आजाद हुआ तो उस समय जो है दंगे भी हुए, यानी कि जो आप जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम जब पाकिस्तान का और भारत का बंटवारा हुआ तो जब जो है काफी ज्यादा हिंसात्मक घटनाएं हुई, जिसके कारण जो है भारत में गरीबी भी काफी ज्यादा आई थी। तो जब ये दूसरी पंचवर्षीय योजना आई, पहली पंचवर्षीय योजना आई, तो इनमें क्या था, इनमें ये था कि हमें जो है कृषि में आत्मनिर्भर बने, औद्योगिकरण में आत्मनिर्भर बने, ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छे से चलती रहे और लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती रहे। फिर आता है योजना आयोग के स्थान पर नवीन संस्था को कब बनाया गया तथा इसे क्या नाम दिया गया। आप जानते हैं कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को बनाया गया था, जो कि 1 जनवरी 2015 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया था। तो योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया था। इस नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई नीति आयोग की। नीति आयोग को पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना की गई जैसा कि भारत सरकार द्वारा पारित कैबिनेट प्रस्ताव में तय किया गया था कि यह बदलाव तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2014 में करने का फैसला किया था और जनवरी 2015 में ये जो है लागू भी कर दिया था। तो योजना आयोग के स्थान पर कौन सी जो नीति लागू हुई थी, तो वो हुई थी नीति आयोग, यानी कि जो योजना आयोग के स्थान पर जो संस्था बनाई गई थी वो नीति आयोग बनाई गई थी। आपको इतना भी लिखने की पेपर में बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना है लिखना है कि योजना आयोग के स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की, यानी कि जो नीति आयोग क्या किया गया था, गठन किया गया था, वो जो है लागू किया गया था। ये आपको याद रखना है। फिर आपका अगला प्रश्न आता है हरित क्रांति क्या थी, हरित क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति कब से कब तक चली थी। तो भारत में हरित क्रांति जो है 1966 से लेकर 1969 तक चली थी, आप जानते हैं। तो हरित क्रांति 1960 और 1970 के दशक में शुरू हुई एक अवधि थी, जिसके दौरान कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसका उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, आधुनिक उपकरण, सिंचाई सुविधाएं, उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग से खाद्यान्न की पैदावार बढ़ाना था, जिससे भारत जैसे देशों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई और भुखमरी कम हुई। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को यानी कि हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो आपको इसमें 2 नाम याद महत्वपूर्ण रखने हैं, जो कि नाम है नॉर्मन बोरलॉग, जो कि इनको पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। इनको जो है भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हरित क्रांति में क्या किया गया था कि इसमें जो उच्च बीजों को लाकर जो क्या किया गया था, किसानों को दिया गया था, और उससे क्या हुआ था, फसल भी अच्छी हुई थी। फिर आते हैं हरित क्रांति के मुख्य घटक क्या थे। तो सबसे पहले आता है उच्च उपज देने वाले बीजों का विकास, यानी कि गेहूं और चावल जैसी फसलों की उच्च उपज देने वाली किस्में विकसित की गई, जिनसे कम समय में अधिक फसल प्राप्त की जा सकती थी। यानी कि हरित क्रांति के दौरान ज्यादा पैदावार करने वाले बीजों की नस्ल तैयार की गई और वो जो है किसानों को दी गई। तो उससे क्या हुआ कि उससे जो है फसल अच्छी हुई, कम समय में और ज्यादा फसल में प्राप्त हुई। फिर आता है आधुनिक कृषि उपकरण। तो ट्रैक्टर और मशीनीकृत उपकरणों का उपयोग बढ़ा, जिससे खेती की प्रक्रिया तेज और कुशल हुई। यानी कि आप जानते हैं कि पहले जो किसान हुआ करते थे तो हल से खेत जोता करते थे, तो उन्हें जो है 1 बीघा खेत जोतने में कई कई दिन भी लग जाते थे। लेकिन जब से ट्रैक्टर यानी कि मशीनी उपकरण आए, तो उनसे क्या हुआ कि अब जो है ट्रैक्टर से जो है काफी ज्यादा बीघा खेत जो है क्या कर दिया जाता, जोत दिया जाता था। यानी कि 10, 15, 20 बीघा खेतों से जोत दिया जाता था, जिसके कारण जो है किसानों को फसल उगाने में भी जल्दी हुई, यानी कि उनको जो है अब कठिनाई नहीं हो रही थी। फिर आता है सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, यानी कि बेहतर सिंचाई व्यवस्था ने फसलों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की थी। यानी कि सिंचाई व्यवस्था के लिए जो है नहरों का निर्माण कराया गया, क्योंकि नदियों में से नहरों को लाकर, नालों को बनाकर खेतों के लिए पानी आया गया, जिस कारण सिंचाई व्यवस्था भी अच्छी हुई। फिर आता है रासायनिक उर्वरक
और कीटनाशकों का उपयोग, तो मिट्टी की उर्वरता और फसल सुरक्षा के लिए इनका व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया था। यानी कि कुछ रासायनिक उर्वरक भी बनाए गए, जैसे कि कुछ रासायनिक खाद बनाए गए जिनसे जो है फसल अच्छी होने लगी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ने लगी। हालांकि ये जो होते हैं सिर्फ कम टाइम के लिए ही होते हैं, बाद में ये जो है क्या करते हैं, उस जो जमीन की उर्वरता होती है यानी कि उपज की जो क्षमता होती है उसे क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। फिर आते हैं हरित क्रांति के प्रभाव। तो सबसे पहला है खाद्य उत्पादन में वृद्धि, यानी कि जो खाद्य उत्पादन था जैसे कि गेहूं, चावल, जौ, चना, मक्का, इनमें क्या हुई, वृद्धि हुई थी। तो खाद्य उत्पादन में भारी वृद्धि हुई जिससे देश आत्मनिर्भर बने और आयात पर निर्भरता कम हुई थी। यानी कि अब जो है हमें दूसरे देशों से क्या नहीं करवाना पड़ता था, वो जो है लिया नहीं जाता था। फिर आता है भुखमरी में कमी। तो खाद्य की उपलब्धता बढ़ने से लाखों लोगों को भूख और गरीबी से बचाया गया। यानी कि जब हमारे देश में खाद्य यानी कि जो खाद्य पदार्थ था वो ज्यादा बढ़ा, लोग जो है भुखमरी से भी बचने लगे और लोगों को जो है गरीबी रेखा से भी ऊपर लाया गया। फिर आता है किसानों के बीच, ये किसानों के जीवन स्तर में सुधार, यानी कि किसानों की आय बढ़ी और कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण भी हुआ था। यानी कि जब हरित क्रांति आई तो किसानों की आय भी बढ़ी, क्योंकि फसल ज्यादा होने लगी, कम टाइम में फसल ज्यादा हुई तो किसानों की आय भी बढ़ी, जिसके कारण जो है उनका जीवन स्तर भी अच्छा हुआ। अब आते हैं इसके जनक। तो आप जानते हैं, अभी हमने आपको नाम बताया था, नॉर्मन बोरलॉग जिनको विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, और एम एस स्वामीनाथन जिनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो नॉर्मन बोरलॉग, उन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और उन्होंने गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों को विकसित किया था। फिर आता है एम एस स्वामीनाथन, जो कि भारत में उन्होंने हरित क्रांति लाई। तो भारत में कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की शुरुआत में अहम भूमिका निभाई और वे भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। यदि आप इतना लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, एग्जामिनर अच्छे से खुश होगा यदि आप जो है दोनों जनक के नाम लिखते हैं कि भारत में कौन था और विश्व में कौन था। अब अगला क्वेश्चन आता है, पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य विशेषताओं में संतुलित विकास का लक्ष्य, प्रमुख क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण, गरीबी और बेरोजगारी को कम करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना शामिल था। इसमें राष्ट्रीय विकास को गति देने के लिए सोवियत मॉडल से प्रेरित होकर एक केंद्रित यानी कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाया गया था, जिसमें सरकार की सभी आर्थिक क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका थी। यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी, तो इनके द्वारा जो है देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यानी कि देश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, कृषि की उपज बढ़ाने के लिए, यानी कि खेती जो फसल होती थी उसकी उपज बढ़ाने के लिए, और औद्योगिकरण को बढ़ाने के लिए, लोगों को जो है गरीबी रेखा से ऊपर लेने के लिए, उनकी बेरोजगारी खत्म करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। तो सबसे पहले जो विश्व में पंचवर्षीय योजना किस देश में चलाई जाती है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो 1928 में यूएसएसआर, जैसा कि आपने पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, दो ध्रुवीयता का अंत, यूएसएसआर जिसे हम कहते हैं सोवियत संघ। तो उसमें क्या हुआ, 1928 में पंचवर्षीय योजना सबसे पहले चलाई गई थी। फिर उसी से प्रेरित होकर भारत में क्या चलाई गई, पंचवर्षीय योजना चलाई गई। कब चलाई गई, 1951 में शुरू हुई प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 तक चली थी। और जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने जो है सोवियत संघ से प्रेरित होकर भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चलाई थी। तो अब आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि सबसे पहले विश्व में पंचवर्षीय योजना कहां पर लागू हुई, सोवियत संघ में लागू हुई थी 1928 में। फिर 1951 में पंचवर्षीय योजना भारत में शुरू हुई थी, ये आपको याद रखना है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान, ये आपको याद रखना है। तो काफी ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति क्या थी, इसके दो सकारात्मक और दो नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि हरित क्रांति क्या थी। तो हरित क्रांति जो है उच्च किस्म के बीजों को लाकर क्या हुआ था, ये की गई थी, यानी कि लोगों को जो किसान हुआ करते थे उनको क्या दिया गया, उच्च किस्म के बीज दिए गए, जिनसे कि उनकी फसल की पैदावार ज्यादा हुई और लोग किसानों की आय बढ़ी, जिससे उनका जीवन स्तर भी सुधार हुआ। भारत में
कब चलाई गई थी पंचवर्षीय हरित क्रांति कब हुई थी, यानी कि 1966 से लेकर 1969 तक हरित क्रांति चली थी। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन थे। और विश्व में कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में इसके जनक थे। तो यही है। और इसमें जो है आधुनिकीकरण यानी कि ट्रैक्टर जैसी मशीनें अपनाई गई और खाद्य पदार्थ यानी कि खाद्य भी बनाए गए जो कि जमीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए। तो हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई थी। 1960 के दशक का मतलब होता है, यदि 1960 से शुरू हुई तो यानी कि 1960 10 का मतलब होता है, इसमें 10 ऐड कर दिया जाए तो 70, यानी कि 1970 होता है। यानी कि 1960 और 1970 के बीच में क्या चलाई गई? पंचवर्षीय हरित क्रांति क्या गई चलाई गई थी, जो कि एग्जिट डेट है इसकी 1966 से लेकर 1969 तक पंचवर्षीय योजनाएं भारत में चलाई गई थी। किसने चलाई थी भारत में? एम एस स्वामीनाथन ने। तो 1960 के दशक में शुरू हुई। कृषि की एक अवधि थी जिसमें उच्च उपज वाली फसल किस्मों के उपयोग, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, आधुनिक सिंचाई तकनीकों और कृषि यंत्रों के माध्यम से चावल और गेहूं जैसी फसलों की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में खाद्य उत्पादन बढ़ाना और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता हासिल करना था। तो यही जो है इसका उद्देश्य था कि जो विकासशील देश थे या विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं, तो सभी आप जानते हैं कि खाद्य पदार्थों की कितनी जरूरत होती है। तो उन्हीं की जरूरतों को पूरा करने के लिए गेहूं, चावल, ये जो फसलें सबसे ज्यादा खाने के लिए ली जाती हैं, तो उनका जो है उत्पादन बढ़ाया गया ताकि लोग जो है भुखमरी से ना मरें और किसानों की आय भी बढ़ती गई। अब आते हैं हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम क्या थे। तो सबसे पहला आता है खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। तो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया, जिससे देश को खाद्य संकट से बाहर निकलने में मदद मिली थी। तो ये पहला सकारात्मक हुआ। फिर दूसरा आता है आय में वृद्धि। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में मध्यम और धनी किसानों की आय में वृद्धि हुई, क्योंकि उन्होंने नई तकनीकों और उच्च उपज देने वाली किस्मों को अपनाया था, यानी कि जो उच्च उपज के किस्म वाले जो बीज थे उनको अपनाया। इसके अर्थ उनकी आय में वृद्धि हुई, उनका जीवन स्तर भी सुधरा था। तो ये थे इसके 2 सकारात्मक परिणाम। अब आते हैं इसके नकारात्मक परिणाम। तो इसके नकारात्मक परिणाम है, सबसे पहले आता है पर्यावरण क्षरण, यानी कि पर्यावरण का क्षरण हुआ। कैसे? तो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की पोषक तत्वों की कमी हुई। मिट्टी में किसकी कमी हुई? पोषक तत्वों की। किसके कारण? जो रासायनिक उर्वरक थे। मिट्टी और जल प्रदूषण बढ़ा और जैव विविधता का नुकसान हुआ था। तो सबसे पहला जो इसमें नकारात्मक परिणाम हुआ वो क्या हुआ था कि पर्यावरण का क्षरण हुआ। कैसे हुआ? जो रासायनिक उर्वरक थे, कीटनाशक जो दवाएं थी, उनके उपयोग के कारण मिट्टी की जो पोषक तत्व थे उनमें कमी आई। फिर मिट्टी और जल प्रदूषण भी बढ़ा था और जैव विविधता का नुकसान हुआ था। दूसरा आता है सामाजिक और क्षेत्रीय असमानता। तो हरित क्रांति के लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुए, जिससे धनी किसानों और गरीब किसानों के बीच आय का अंतर बढ़ा। इसके अतिरिक्त कुछ समृद्ध क्षेत्रों ने दूसरों की तुलना में अधिक लाभ उठाया, जिससे क्षेत्र के बीच असमानता भी बढ़ी थी। तो सामाजिक और क्षेत्रीय असमानता कैसे बढ़ी कि जिन किसानों के पास ज्यादा खेती थी उनको जो है ज्यादा आय हुई, जिनके पास कम थी उनको कम हुई। तो ये जो है इसमें क्या हुआ कि उनके जो है अंदर जो सामाजिक असमानता भी बढ़ी थी। तो ये जो है इसके नकारात्मक परिणाम है। अब आता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किन बातों पर अधिक जोर दिया गया, यह प्रथम पंचवर्षीय योजना से किस प्रकार संबंधित है। तो आपसे ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में, कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किन बातों पर ज्यादा ध्यान दिया गया और प्रथम पंचवर्षीय योजना से ये किस प्रकार भिन्न थी या किस प्रकार संबंधित थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में औद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों के विकास पर अधिक जोर दिया गया, जिसमें तीव्र औद्योगिकरण और रोजगार के अवसरों का
विस्तार शामिल था। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना के बिल्कुल विपरीत थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि और प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना था ताकि अर्थव्यवस्था को स्थिर किया जा सके। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, इसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया था वो दिया गया था उद्योगों पर, औद्योगिकरण पर। क्योंकि औद्योगिकरण पर इसमें सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया उद्योगों पर। किस पर? उद्योग पर। तो उद्योग पर क्यों ध्यान दिया गया? क्योंकि जो सभी विकसित देश थे जैसे कि अमेरिका, तो आप जानते हैं कि उसमें जो है उद्योग के कारण वो जो है क्या थी, सबसे ज्यादा विकसित देश है। तो इसीलिए अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, उद्योगों पर ज्यादा ध्यान दिया गया, जिसमें जो रोजगार था यानी कि औद्योगिकरण और रोजगार के अवसरों को इस में विस्तार से शामिल किया। यानी कि यदि औद्योगिकरण ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा उद्योग बनाए जाएंगे, यानी कारखाने ज्यादा बनाए जाएंगे, तो लोगों को क्या होगा, रोजगार भी प्राप्त होगा। तो इसीलिए जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें किस पर ध्यान दिया गया, रोजगार पर और यानी कि औद्योगिकरण पर। और यह प्रथम पंचवर्षीय योजना के बिल्कुल विपरीत थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि और प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना था ताकि अर्थव्यवस्था को स्थिर किया जा सके। आप जानते हैं कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो सबसे मुख्य उद्देश्य था वो था कृषि पर क्या करना, ध्यान देना। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य था कृषि में आत्मनिर्भर बनना, दूसरी का था औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, 1951 से लेकर 1956 तक, और दूसरी कब चली, 1956 से लेकर 1961 तक। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि आपसे काफी ज्यादा कभी कभी पूछ ली जाती हैं। फिर आता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य जोर किस पर दिया गया। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपका आता है वो आता है तीव्र औद्योगिकरण, यानी कि ज्यादा जो उद्योग थे उनका विकास करना। तो इस योजना का मुख्य लक्ष्य देश के औद्योगिक क्षेत्र को तेजी से विकसित करना था, खासकर आधारभूत उद्योगों पर ध्यान दिया गया था ताकि रोजगार बढ़े। फिर आता है परिवहन का विकास, यानी कि आने जाने के लिए परिवहन का विकास अच्छे से किया गया। परिवहन और संचार के क्षेत्र में भी विकास पर जोर दिया गया ताकि औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सके, यानी कि ट्रक, मोटर कारें बनाई गई। क्यों? ताकि सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए आसानी हो। फिर आता है रोजगार सृजन। तो औद्योगिकरण और आर्थिक विकास के माध्यम से रोजगार के नए अवसरों का व्यापक विस्तार करना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था किसका, दूसरी पंचवर्षीय योजना का। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इस प्रकार लिखते हैं पॉइंट वाइज तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। फिर उसी में आता है आर्थिक असमानताओं में कमी। आर्थिक असमानताओं में कमी क्या थी कि देश के भीतर आर्थिक असमानताओं को कम करने का भी लक्ष्य रखा गया था, यानी कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो है आर्थिक असमानताओं को कम करने का भी एक लक्ष्य था। फिर आता है प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंध किस प्रकार था। तो उद्देश्यों का अंतर सबसे पहले आता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित थी, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण और भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया था। फिर दूसरा आता है विकास की निरंतरता। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता के बाद के चरणों में देखा जा सकता है। प्रथम योजना ने अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान की, जिसके आधार पर द्वितीय योजना में औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था। तो ये इतना आपको यदि लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, और ये क्वेश्चन आपसे लगभग 6 नंबर में या फिर 8 नंबर में पूछा जाता है। ये आपको याद रखना है और इसी प्रकार बिल्कुल आपको याद रखना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया, कृषि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया, औद्योगिकरण पर। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, भारत के अधिक विकास में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी कि जो भारत का ज्यादा विकास हुआ उसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की क्या भूमिका थी। तो भारत के शुरुआती विकास में पहली पंचवर्षीय योजना ने कृषि को प्राथमिकता दी और देश के औद्योगिकरण की नींव रखी, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों जैसे स्टील, कोयला पर जोर दिया। दोनों योजनाओं ने बुनियादी ढांचा जैसे कि परिवहन और सिंचाई विकसित किया और भारत को आधुनिक अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाया। हालांकि दूसरी योजना के दौरान विदेशी मुद्रा संकट और कीमतों में वृद्धि जैसी चुनौतियां भी आई थी। आप जानते हैं कि किसी देश से
सामान मंगाना, वो तो आप जानते हैं कि आज के टाइम पर डॉलर से ही ज्यादा क्या होता है, व्यापार होता है। ये आपको याद रखना है। अब आता है प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1951 से लेकर 1956 तक। लक्ष्य क्या था? कृषि पर जोर देते हुए देश के आर्थिक विकास की शुरुआत करना और कृषि को बढ़ावा देना, यानी कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि की गई। औद्योगिकरण की शुरुआत, तो छोटे और मध्यम उद्योगों के विकास पर भी ध्यान दिया गया था, जिसने भविष्य में बड़े उद्योगों के लिए आधार तैयार किया था, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में। फिर आता है बुनियादी ढांचे का विकास। तो बिजली, सिंचाई और परिवहन जैसे क्षेत्रों में भी निवेश इसमें किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में थोड़ा थोड़ा। लेकिन जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आई तो उसमें क्या हुआ, उसमें सबसे ज्यादा अधिक ध्यान दिया गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चली। इसका लक्ष्य था भारी उद्योगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे कि स्टील और कोयला पर। तो यानी कि स्टील और कोयला के क्या बनाए गए, उद्योग बनाए गए। फिर आता है भारी उद्योगों का विकास। तो बोकारो और दुर्गापुर जैसे बड़ी स्टील संयंत्रों की स्थापना की गई। फिर आता है अनुसंधान संसाधन संस्थानों की भी स्थापना की गई, जिसमें कोयला उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग जैसे अनुसंधान संस्थानों की भी स्थापना इसमें की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। फिर आता है परिवहन का विस्तार। तो उत्तर पूर्व में रेल लाइनों का विस्तार भी किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो यही आपको आपकी कॉपी में लिखना है। फिर आता है चुनौतियां और परिणाम। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी तो उसमें चुनौतियां क्या क्या आई? तो विदेशी मुद्रा का संकट। तो दूसरी योजना के दौरान भारी उद्योगों पर जोर देने के कारण देश को विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा। फिर मूल्य वृद्धि। तो इस दौरान कीमतों में वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि हुई थी। फिर आता है अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण। तो शास्त्रीय उदारवादी अर्थशास्त्री B.R. सेनॉय ने घाटे के वित्त पोषण और अर्थव्यवस्था पर राज्य के बढ़ते नियंत्रण की आलोचना की थी। कुल मिलाकर पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना ने भारत के औद्योगिकरण की नींव रखी और एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम उठाया, भले ही वे कुछ चुनौतियों से ग्रस्त थे। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसने क्या किया, भारत में औद्योगिकरण की नींव रखी और आत्मनिर्भर भी भारत को बनाया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, योजना आयोग द्वारा नए भारत के निर्माण हेतु कौन कौन से कदम उठाए गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पूछा भी जाता है। तो योजना आयोग ने देश के संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करने, उत्पादन बढ़ाने और सभी को रोजगार के अवसर प्रदान करके जीवन स्तर को सुधारने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, जिससे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नए भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके तहत पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के विकास के लिए व्यापक योजनाएं और विभिन्न राज्यों के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। फिर आता है योजना आयोग के मुख्य कदम और कार्य क्या थे? तो सबसे पहले वही था पंचवर्षीय योजना जो आपने उसमें पढ़ा। तो योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। तो सेम क्वेश्चन आपके अब वही आएंगे। फिर आता है क्षेत्रीय विकास। तो क्षेत्रीय विकास में क्या जानते हैं आपकी, विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए योजना तैयार करना, जिनमें आपका कृषि, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, उद्योग और ग्रामीण विकास के लिए योजना तैयार करना। फिर संसाधनों का कुल उपयोग यानी कुशल उपयोग। तो देश के संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करके उत्पादन और जीवन स्तर में सुधार लाना इसका एक प्रमुख लक्ष्य था। फिर आता है रोजगार के अवसर। तो समुदाय की सेवा में सभी को रोजगार के अवसर प्रदान करना भी योजना आयोग के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। फिर आता है वार्षिक योजनाएं। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए
वार्षिक योजनाएं भी तैयार की गई, जिनकी जानकारी राष्ट्रीय पोर्टल पर उपलब्ध होती है। फिर आता है नीति निर्माण और समन्वय। तो इसमें क्या कि केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक समन्वय स्थापित किया गया। फिर आता है इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो योजना आयोग ने अपने विविध कार्यों और योजनाओं के माध्यम से भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने देश के समग्र विकास और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान किया था। तो अब आपका ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है और इस चैप्टर के आपके इतने ही सारे क्वेश्चन यहाँ पे इसमें से पूछे जाते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन आपके कई बार रिपीट हुए, यानी कि सेम एक जैसे ही क्वेश्चन थे, तो इसीलिए आपको इस चैप्टर में से लगभग आपको 4-5 क्वेश्चन ही करने पड़ते हैं। लेकिन इस चैप्टर के हमने आपको 12 से 13 क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।